नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 के पार्ट 3 यानी कि इससे पहले हम दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें हम जो चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9th में, तो आपके लिए भी ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम दो पार्ट हम यानी कि इससे पहले दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी के प्लेलिस्ट में जा कर के आप ज़रूर देख लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे ये पूरा चैप्टर कवर किया गया है, यानी कि यहाँ तो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, बाकी जहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। उसका नाम है विद्याग्राम जीएम। वो विद्याग्राम जीएम सेकेंड चैनल जो है उस पर ये इसका पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाया गया है। तो वहाँ जा कर के आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो सारा का सारा एमसीक्यू आपको खुद से ही बन जाएगा। तो चलिए, आज ये हमारा पार्ट 3 है, हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 21 नंबर का, यानी कि इससे पहले हम 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ठोस का संपीड़न कैसा होता है। संपीड़न का मतलब होता है दबाना, यानी कि दब सकना। आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा दबा सकते हो तो उसका वो संपीड्यता होता है। तो ठोस का संपीड़न कैसा होता है, तो ठोस को दबाना काफ़ी कठिन होता है। तो ठोस का संपीड़न कैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा तो संपीड़न नहीं होगा, बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि ठोस को बहुत ज़्यादा बल लगाने के बाद भी बहुत ही दबता है। तो ठोस का संपीड़न बहुत ही कम होता है। मध्यवर्ती की बात करें तो मध्यवर्ती तो हो जाएगा द्रव का, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा गैस का। क्या? क्योंकि गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस यानी कि सबसे ज़्यादा संपीड़ित करके उसे सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो गैस का संपीड़न सबसे ज़्यादा। द्रव की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी उसे हम ठोस की अपेक्षा अधिक कह सकते हैं। संपीड़न ठोस की अपेक्षा अधिक, तो इसलिए मध्यवर्ती होगा। और जो ठोस में है, ठोस में संपीड़न सबसे कम होता है, तो इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि द्रव का संपीड़न कैसा होता है। तो जिस तरह से ठोस का संपीड़न सबसे कम था, गैस का संपीड़न सबसे अधिक था, उसी तरह से द्रव का संपीड़न जो है वो मध्यवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है कि द्रव का जो संपीड़न है वो ठोस से अधिक और गैस से कम होता है, यानी मध्यवर्ती होता है। बहुत ज़्यादा की बात करें तो वो गैस का होता है, बहुत कम ठोस का होता है। तो इसलिए नॉन ऑफ दी तो गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द्रव का संपीड़न मध्यवर्ती होता है ठोस और गैस के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गैस का संपीड़न कैसा होता है। तो गैस का जो संपीड़न होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है और उसे दबा के पास पास लाया जा सकता है। इसीलिए गैस को संपीड़ित करके हम सिलेंडर में भर सकते हैं। तो गैस का संपीड़न सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वही बात करें बहुत कम, तो ठोस का संपीड़न बहुत ही कम होता है। मध्यवर्ती की बात करें तो द्रव का संपीड़न मध्यवर्ती होता है और गैस का संपीड़न सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 24 नंबर का है कि कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा फैलता है। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फैलता है गैस, क्योंकि इसके कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है और ये इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा होने के वजह से गति करता रहता है और फैलता रहता है। तो अगर एक आप गैस के सिलेंडर को, छोटा सिलेंडर को अगर बड़े सिलेंडर में भर देते हो तो भी आपको वो बड़ा सिलेंडर पूरा भरा हुआ दिखेगा, और छोटा सिलेंडर में कंप्रेस करके डालते हो तो छोटा सिलेंडर में भी वो आ जाएगा। तो यानी कि गैस के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा फैल पाता है। ठोस नहीं फैल पाता है। द्रव ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा फैलेगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर गैस हो जाएगा। गैसों में फैलाव का गुण सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है किस अवस्था में कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। तो सबसे अधिक गतिशील भी गैस की अवस्था में ही होता है, क्योंकि गैस की अवस्थाओं में इसलिए गतिशील होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये अपने आकर्षण बल को तोड़ के इधर उधर रैंडम गति करते रहता है। तो सबसे अधिक गतिशील होते हैं गैस। और ठोस की बात करें तो ठोस में कंपन मात्र गति होता है, बहुत ही कम, यानी कि कंपन करता रहता है। द्रव की बात करें तो इसमें गति होता है, यानी कि बहाव का गुण होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो सबसे अधिक गतिशील की बात करें तो वो गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है ठोस के कणों के बीच की गति कैसी होती है। तो ठोस के कणों के बीच की जो गति होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कंपन मात्र होता है, बहुत अधिक तो नहीं होगा। बहुत अधिक गति होती है गैसों की, बिल्कुल नहीं भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ठोस, अगर आप पेन ले लीजिए और इसके पेन को ज़ोर से पटकिए तो उसमें थोड़ा सा कंपन होगा, वाइब्रेट करेगा वो। तो ठोस के कणों के बीच जो है कंपन मात्र के बराबर गति होती है, बहुत ही कम गति होती है। बहुत अधिक तो नहीं होगा क्योंकि वो गैस में होता है, और बिल्कुल नहीं भी इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो गति होता ही है। इसीलिए 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंपन मात्र गति होती है ठोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का है, वाष्पीकरण में कौन सी ऊर्जा होती है? वाष्पीकरण में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वाष्पीकरण में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि वाष्पीकरण में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहें तो ये द्रवीकरण यानी कि जब ठोस यानी कि बर्फ द्रव यानी कि पानी बदलने लगता है तो उस समय द्रवण की गुप्त ऊष्मा उसमें पाया जाएगा। और भौतिक ऊर्जा की बात नहीं, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा की बात हो रही है क्योंकि ये आंतरिक ऊर्जा की बात हो रहा है, तो भौतिक ऊर्जा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाष्पीकरण में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वाष्पीकरण में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि क्वथनांक पर क्या होता है? क्वथनांक एक मान लीजिए कि साइंस में प्रयोग होने वाला शब्द है। वैसे आप अगर आप अपने दैनिक जीवन में कहते हैं तो क्वथनांक को आप उबलनांक कह लीजिए। जब पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, तो उसे ही हम क्वथनांक उबलनांक कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक पर क्या होता है? तो क्वथनांक पर आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी उबलने लगता है तो द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्वथनांक पर द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। बात करें ऑप्शन ए का, ठोस का द्रव में परिवर्तन, तो ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होता है उसे गलनांक कहते हैं, क्योंकि ठोस यानी कि बर्फ गल के पानी बन जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। उसी तरह सी कह रहा है कि ठोस से गैस में परिवर्तन, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी और डी, इसलिए आप इसको ध्यान रखना है। यहाँ कह रहा है ठोस गैस में परिवर्तित होता है। ठोस डायरेक्ट गैस में जो परिवर्तित होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन, फिनोप्थलीन, ये सभी जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है और इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। उसी तरह से जो पदार्थ गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको कहते हैं निक्षेपण। वह क्रिया यानी कि गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने वाली क्रिया को निक्षेपण कहते हैं, और जो ऊर्ध्वपातित हुआ है वही निक्षेपित भी होगा, तो वही उदाहरण यहाँ भी काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में निक्षेपण। बाकी 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि द्रव से गैस में परिवर्तित होने की क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दाब बढ़ाने से क्वथनांक पर क्या असर होता है? तो दाब जैसे ही आप बढ़ा देते हो तो उसके कणों के यानी कि कणों के आपसी बंधन को तोड़ने में उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए अगर दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि मान लीजिए कि इस बीकर में जल भरा हुआ है, ठीक है। ये बीकर नहीं से आप कुकर समझ लीजिए, ठीक है। और कुकर के ऊपर इस तरह से सीटी लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही कुकर को आप ढक के नीचे से बर्नर जलाते हैं तो इसमें ऊपर से ढक्कन लगा होने के कारण यहाँ पे जो गैस बनेगा वो बाहर निकल नहीं पाएगा, और निकल नहीं पाने की वजह से यहाँ पे दबाव क्षेत्र काफ़ी अधिक हो जाएगा, जिस वजह से द्रव के कण जो है आपस में ऊर्जा तोड़ने में अधिक ऊर्जा की मांग करेगा। यानी कि आपस में जो उसका आकर्षण बल है उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा का मांग करेगा, और अधिक ऊर्जा देने का मतलब है कि ताप बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या असर होता है? तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर वैसे खुले में अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप में बदलना शुरू हो गया, तो अगर आप उसे कुकर में बंद कर देते हैं तो वो भाप में बदलने के लिए मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस तापमान का मांग करेगा। तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर दाब घट जाएगा तो क्वथनांक घट जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे खाना 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे ही बनना शुरू यानी कि उबलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है इसी तापमान पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा, और खाना पकने में काफ़ी देर होता है, क्योंकि उबलना तो शुरू कर दिया है 90 पे 80 पे, और वो अब वाष्प में बदलना शुरू हो गया है। और आपको बताए थे कि थर्मामीटर अगर आप रख देते हैं और अगर वाष्प में बदल रहा है, द्रव अगर वाष्प में बदल रहा है, तो जब तक पूरा द्रव वाष्प में नहीं बदल जाता तब तक तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, और जब तक तापमान में अंतर नहीं होगा ताप बढ़ेगा नहीं तब तक खाना पकेगा कैसे?
तो इसीलिए पहाड़ों पे खाना बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ 100 डिग्री से नीचे पे ही पानी खौलने लगता है, यानी कि उबलने लगता है। इस वजह से वहाँ खाना बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और कुकर में खाना बनाना इसलिए आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए था, वहाँ वो 110 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है और अधिक ताप लेकर के वो खाना को जल्दी पका देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। दाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से वाष्पीकरण पर क्या असर होता है। तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म कर रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या ही गर्म होगा, क्योंकि पानी तो वैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस पर भी द्रवावस्था में ही पाया जाता है। तो मान लीजिए आपने 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म करना शुरू किया, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में भाप बनेगा। और अगर आप 100 डिग्री और उसको अगर दाब बढ़ा करके 110 डिग्री कर देते हैं, तो और ज़्यादा ही भाप बनना शुरू हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ ताप बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा ताप दोगे उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और आज ये इसका लास्टिंग क्वेश्चन था। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो विद्याग्राम जीएम, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से आप सारा का सारा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और साथ ही साथ वहाँ पे चैप्टर 2 भी शुरू हो चुका है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उनको भी आप जा करके वहाँ ईजिली पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय